दोस्तों, एक लड़का होता है लगभग 22 साल के आसपास का। मुंबई में एक घर पर जब वो जाता है तो उस घर की बेल बजाता है। दोस्तों, जब उसका गेट खुलता है तो जो लड़की उसके सामने खड़ी होती है, दोस्तों उसे देख करके वो चौंक जाता है और कहता है कि तुम आखिर यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आखिरकार जब सारी उम्मीदें बंद हो गई तो तुम मुझे यहाँ मिली। और यही सवाल उस लड़की का होता है कि आखिरकार तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए। तो जानेंगे दोस्तों आखिरकार कौन थी वो लड़की और कौन था वो लड़का, और वो लड़का लड़की को कैसे जानता था। ये कहानी दोस्तों बहुत ज़्यादा रोमांचक भरी है, आप सुनेंगे तो ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। उसमें दोस्तों एक परिवार रहता है। उस परिवार में माँ होती है और बेटी होती है और तीसरा कोई भी नहीं होता है। माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसलिए वो नज़दीकी जो हॉस्पिटल पड़ता है उसमें माँ को भर्ती करा देता है, क्योंकि माँ को उसके कैंसर था। और दोस्तों डॉक्टर जो होते हैं उसकी वहीं दवाई करते, उसे एडमिट कर लेते हैं। अब इधर जो आरती होती है वो अपने घर पर ज़रूरी कपड़े वगैरह और कुछ खाने पीने का सामान और बर्तन लेने के लिए आती है। आने के बाद में जब वापस वो अपने गांव से हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ार देखती है तो दोस्तों कोई गाड़ी वगैरह मिलती नहीं है, तो वो पैदल ही चल देती है हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि दोस्तों उसके हॉस्पिटल में माँ एडमिट थी और उस माँ के पास में कोई भी नहीं था। अब दोस्तों वो आरती पैदल पैदल जा रही होती है कि पीछे से एक बाइक पर लड़का आता जिसका नाम नितिन होता है। दोस्तों, आरती को जब वो देखता है कि एक लड़की है, उसकी भी उम्र लगभग 20 साल है और इस सुनसान रास्ते में पैदल जा रही है, तो वो नितिन जो होता है बाइक से होता है। नितिन की भी उम्र लगभग 23-24 साल की आसपास की थी। अब वो जब पहुंचता है दोस्तों तो गाड़ी आरती के पास में जाकर के रोक देता है और रोकने के बाद में पूछता है कि आप कौन हो और इस सुनसान रास्ता में पैदल क्यों जा रही हो। तो आरती जो होती है वो कहती है कि दरअसल मेरी माँ उस हॉस्पिटल में भर्ती हैं और मैं अपनी माँ के लिए जो कपड़े हैं और कुछ खाने का सामान बर्तन वगैरह हैं वो लेने आई थी, क्योंकि मुझे भी अब अपनी माँ के साथ में जब तक माँ हॉस्पिटल में भर्ती हैं तब तक वहाँ रहना पड़ेगा, इसलिए मैं ये सारा सामान लेने आई थी। और इधर से कोई भी वाहन मिला नहीं, इसलिए मैं पैदल ही जा रही हूँ क्योंकि माँ को मेरी ज़रूरत होगी। अब दोस्तों इतनी बात जब नितिन सुनता है, हालांकि नितिन जो होता है कहीं और जा रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है, तो उसी को लेकर के कहीं जा रहा होता है। लेकिन जब वो आरती की इतनी बात सुनता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसके दिल में दया आ जाती है और वो कहता है चलो तुम्हें मैं ही छोड़ देता हूँ। अब नितिन की बाइक पर आरती सकचाते हुए बैठ तो जाती है। जब बैठ जाती है तो फिर रास्ते में दोस्तों आरती से उसका नाम वगैरह सब पूछते हैं, गांव वगैरह पूछता है नितिन। काफ़ी सारी रास्ते में बातें होती हैं। अब नितिन उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जिसमें आरती की मां भर्ती थी। अब दोस्तों आरती जो होती है वो हॉस्पिटल के लिए अंदर के लिए चलती है। थोड़ा अंदर चलती है कि उतने में ही नितिन जैसे ही बाइक रोकता है वैसे ही एक महिला होती है जो उसकी माँ जिस वार्ड में भर्ती थी उसी में वो महिला के भी रिश्तेदार भर्ती थे। तो वो महिला देखती है आरती, कहती है अरे तुम कहाँ घूम रही, तुम्हें कितनी देर से डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। अब आरती पूछती क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। तो आरती की जो माँ एडमिट होती है तो वो महिला बताती है उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो ख़त्म हो गई, इसीलिए डॉक्टर तुम्हें ढूंढ रहे। अब आरती जैसे इतनी बात सुनती है वो कुछ भी नहीं अपना सामान वगैरह लेती है, ऐसे ही भाग खड़ी होती रोते हुए अपनी माँ जहाँ भर्ती थी उस तरफ, और पीछे पीछे आरती का सामान लेकर के नितिन भी चल देता है बाइक को साइड में स्टैंड पे लगा करके। आगे आगे आरती भाग करके जाती, पीछे पीछे नितिन जाते हैं जिस वार्ड में उसकी माँ भर्ती थी। तो नितिन देखता है कि आरती अपनी माँ के पास पहुँच करके बिलक बिलक के रो रही थी। उसकी माँ सच में अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि उसको माँ को दोस्तों कैंसर था। अब आरती बहुत ही ज़्यादा फपक के रो रही थी, अपनी माँ को गले से लगा करके रो रही थी और कह रही थी माँ तुम अगर चली जाओगी मुझे छोड़ करके तो इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, ना कोई रिश्तेदार अपने होते, ना कोई अपना होता है। इस तरह कह कर वो रो रही थी। लेकिन दोस्तों हो भी क्या सकता था, आखिरकार जो आरती की माँ थी वो अब इस दुनिया से जा चुकी थी।
नितिन दोस्तों अपने काम के लिए घर से निकला था, लेकिन अब वो एक तरह से देखा जाए तो फंस चुका था। ऐसी सिचुएशन में ना तो वो आरती को छोड़कर जा सकता था, क्योंकि आरती का जो सामान था वो नितिन के पास था। अब नितिन आरती के पास जाता है, उसे तसल्ली दिलाता है कि देखो जो होना था हो गया, ऊपर वाले की मर्ज़ी जो होती वही होता है, अब कर भी क्या सकते हैं। वो थोड़ा तसल्ली दिलाते तो आरती नितिन के ही सीने पे सर रख करके रोने लगती है, और नितिन जो होता है उसके सर पे हाथ फेरता और कहता है कि चुप हो जाओ, तुम्हें ही अब सब कुछ देखना है। अब नितिन कहता है कि तुम्हारे और कोई जानकार नहीं है। तो आरती कहती है कि दरअसल जब मुसीबत आती है, गरीबी आती है, तो जो जानकार होते हैं वो भी साथ नहीं देते हैं। मेरे सिर्फ एक मौसा मौसी हैं, उसके अलावा सब रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, कोई आता जाता नहीं है। अब आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या। अब इतने में डॉक्टर भी आते हैं और आरती से कहते हैं कि आरती तुम चुप हो जाओ, क्योंकि तुम्हें देखेंगे और भी पेशेंट तो उनके भी दिल में डर का माहौल पैदा होगा। इसलिए आरती को चुप कराते हैं और कहते हैं कि मैं कागज़ बना देता हूं, तुम अपनी माँ की जो डेड बॉडी है उसको ले जाओ। अब दोस्तों आरती रोती रहती है, थोड़ी सी शांत तो होती है, लेकिन उसके आंसू बंद नहीं होते, क्योंकि उसका इस दुनिया में माँ के अलावा कोई भी नहीं था। अब नितिन जो होता है वो कहता है अपने मौसी मौसा को फ़ोन कर दो, जो जानकार हो उसको फ़ोन कर दो। तो आरती कहती है कि मेरे पास कीपैड वाला बटन वाला फ़ोन है, लेकिन उसमें रिचार्ज नहीं है। तो उसी समय जो नितिन होता है अपने मोबाइल फ़ोन से आरती के फ़ोन का रिचार्ज करता है। अब आरती एक दो जगह फ़ोन करती है तो कोई बहाना बना देता है कि हम बाहर हैं, कोई कुछ कह देता। दोस्तों कहते हैं कि दुख में कोई साथी नहीं होता है। अब आरती जो मौसा मौसी होते हैं वो कह देते हैं ठीक है हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हम भी शाम तक पहुंचेंगे। अब दोस्तों समय और बीतता है, इधर नितिन जो होता है बाहर एम्बुलेंस खड़ी होती है उससे बात करता है। दोस्तों उसकी जो आरती होती है उसके गांव तक उसकी माँ की डेड बॉडी ले जाने की बात करता है, और खुद जो पैसे होते हैं उसके वो उन एम्बुलेंस वालों को दे देता है, और साथ में खुद भी रहता है। आरती की माँ का सब जो होता है वो एम्बुलेंस में रखवाता है, और दोस्तों रखवाने के बाद में आरती से कहता है तुम माँ के साथ में चलो, मैं पीछे बाइक से आ रहा हूँ। और दोस्तों इस तरह आरती का माँ का सब जो होता है उसके घर तक पहुँच जाता है। और दोस्तों आरती अपने मोहल्ले में भी फ़ोन कर दिए होते, इसलिए वहाँ मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए थे। अब वहाँ जब आरती के माँ का सब पहुँचता तो ज़्यादा कुछ लोग होते नहीं, उसके रिश्तेदार होते नहीं हैं, अब मोहल्ले पड़ोस के होते हैं। अब नितिन जो होता वो अच्छी तरीके से समझ चुका था कि आरती के पास अब ज़्यादा पैसा है नहीं, अब जो थोड़ा बहुत पैसा था वो उसने माँ के इलाज में लगा दिया था। अब नितिन अपनी ही जेब से जो अंतिम क्रिया का सामान होता है वो सारा लाता है। लाने के बाद में इतने में आरती के मौसा मौसी भी आ जाते हैं। दोस्तों उसकी माँ का अंतिम संस्कार की तैयारी होती है और उसके बाद में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब दोस्तों सभी लोग घर पे आते हैं, धीरे धीरे करके मोहल्ले पड़ोस के चले जाते हैं, क्योंकि उनका बस इतना ही काम था। उसके बाद में घर में बचते हैं तो आरती के मौसा मौसी बचते हैं और वो नितिन बचता है। नितिन को भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार क्या किया जाए। ये अचानक की मुलाकात ये ऊपर वाले ने ऐसी कराई है कि आरती को अब छोड़ भी नहीं सकते हैं, और उसके बाद में क्या ही कहें। अब दोस्तों इधर जो आरती होती है आंखों में आंसू लिए होती है, नितिन को देखती है, उसके गले से लग जाती है और लग करके गले रोने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, इतने पैसे तुमने खर्च किए हैं, शायद मैं तुम्हें कभी दे भी ना पाऊँ, लेकिन तुम्हारा ज़िंदगी भर मैं एहसान मानूंगी। अब दोस्तों आरती जब इतना कहती है तो नितिन भी भावुक हो जाता है, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब दोस्तों नितिन जो होता आरती का नंबर ले लेता है और आरती से कहता है कि तुम्हें जो भी ज़रूरत हो तुम मुझे फ़ोन कर देना, और थोड़े से पैसे और आरती देता है और उसके खाने पीने का जो सामान होता है वो ला देता है। शाम होती है, नितिन कहता मैं अपने घर जा रहा हूँ, कल फिर आ जाऊँगा। उसके बाद में दोस्तों जो नितिन होता है वो चला जाता है। अब दोस्तों अगला दिन होता है, नितिन फिर आरती के पास में आता है। जो भी क्रिया काम होते हैं 13वीं 11वीं का काम होता है, नितिन आरती से पूछता है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। तो आरती कहती है कि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं, और मुसीबत में कौन देता है, पहले ही मैंने मोहल्ला पड़ोस से मांगे थे, जो 100-200 रुपये जो लोग देते थे वो माँ के इलाज में लगा दिए, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। तो नितिन जो होता है फिर पैसे आरती को देता है
और पैसे 10,000 रुपये देता है और कहते हैं कि अपनी माँ की जो भी क्रियाक्रम 13वीं का काम रह गया है वो करा लो। दोस्तों इस बीच नितिन आरती में बातें होती रहती, नितिन रोज़ आता रहता है, इन दोनों की बातें गहरा जाती हैं। आरती के दिल में नितिन बस जाता है और नितिन के दिल में भी दोस्तों आरती बस जाती है, क्योंकि आरती की जो बोल चाल थे, उसका व्यवहार था, नितिन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और नितिन आरती की मदद कर रहा होता है तो आरती को भी नितिन बहुत पसंद आ जाता है। लेकिन दोस्तों कह कोई नहीं पाते हैं। इधर दोस्तों 13वीं का सारा कामकाज हो जाता है, निबट जाता है। अब नितिन जो होता है अपने घर चला जाता है और उसके बाद में दोस्तों नितिन 2 दिन काम में बिजी रहता है और तीसरे दिन जब आता है तो देखता है कि आरती के घर पे ताला लगा हुआ है। अब दोस्तों आरती के घर पे जब ताला लगा देखता है तो नितिन फ़ोन मिलाता है आरती का, लेकिन कोई फ़ोन बजता नहीं है, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। और नितिन आरती के मोहल्ले पड़ोस में पूछता है कि आखिरकार आरती की माँ ख़त्म हो गई, उसके बाद में आरती गई तो गई कहाँ। अब उसके जो मोहल्ले पड़ोस के होते हैं वो सब कहते हैं कि उसके जो मौसा मौसी आए थे वो आरती को लिवा गए हैं। तो नितिन पूछता है कहाँ लिवा गए। दोस्तों उसका किसी के पास जवाब नहीं होता है। कहते हैं कि आरती के मौसा मौसी मुंबई में रहते हैं और कहाँ लिवा गए इसका कोई पता नहीं है, हम नहीं जानते वो कहाँ लिवा गए। अब दोस्तों नितिन जो होता है वो भी मुंबई में रह कर के इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था। वो भी दोस्तों दरअसल गांव में ही घूमने आया था और वो भी किसी इलेक्ट्रॉनिक के काम से ही जा रहा था तो आरती से रास्ते में मुलाकात हो जाती है। अब दोस्तों नितिन जो होता है जब तक गांव रहता है, 2-3 महीने गांव रहता है, हर वो तीसरे चौथे दिन आता है इस उम्मीद से कि शायद आरती मिल जाए। दोस्तों कहीं ना कहीं आरती उसके दिल में जगह बना चुकी थी, लेकिन दोस्तों हो क्या सकता, आरती मिलती नहीं। धीरे धीरे 3-4 महीने बीत जाते हैं, आरती नहीं मिलती है। जब नहीं मिलती है तो नितिन भी फैसला कर लेता है कि शायद अब मेरी किस्मत में इतना ही लिखा था, आरती मिलेगी नहीं, मैं भी अपने काम पे निकलूं। और दोबारा से नितिन भी मुंबई पहुंच जाता है। जिस इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे वो काम करता था उसी पे वो काम करने लगता है। दोस्तों समय धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बीतने के बाद में एक नितिन के पास कंप्लेंट आती है कि एक LCD टीवी होती है वो ख़राब हो गई है और उस घर में वो ठीक करनी है। तो दोस्तों उसका जब एड्रेस मिल जाता है तो नितिन उसे ठीक करने के लिए जाता है। जब उस घर पे पहुंचता है, बेल बजाता है, जैसे ही गेट खुलता है तो वो देखता है कि सामने आरती खड़ी है। आरती ने गेट खोला है और वो देखता है कि आरती जो होती है वो अच्छी सी साड़ी पहन रखी है, अच्छा सा उसने कई सारे गहने पहन रखे हैं और बढ़िया सा घर है। ये सब वो देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं आरती को देखते ही। आरती को जैसे वो देखता है तो पूछता है तुम यहाँ कैसे, और आरती जैसे नितिन को देखती है, नितिन को पहचान जाती है, वैसे ही कहती कि तुम यहाँ कैसे। अब दोस्तों दोनों का एक ही सवाल होता है कि तुम यहाँ कैसे। अब नितिन जैसे ही आरती को देखता है तो मन में सोचने लगता है कि शायद आरती की शादी हो गई है, अब इससे कुछ भी बात करना बेकार है। तो वो चुपचाप आरती से बस इतना ही पूछता है तुम यहाँ कैसे। तो आरती नितिन को अंदर लिवा जाती है और लिवा जाने के बाद में कहती है कि नितिन तुम यहाँ कैसे। तो नितिन कहता मैं तो यहीं पर काम करता था और तुम्हारे घर से कंप्लेंट गई थी LCD टीवी ठीक करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और तुम मिल गई। आखिरकार तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो आरती आंखों में आंसू भर लाती और कहती है क्या ही बताऊँ, जैसे ही मेरी माँ का सारा 13वीं का काम हो गया और अगले ही दिन मेरे जो मौसा मौसी थे वो शायद अपने स्वार्थ में आ गए और मुझसे बोले कि मेरे साथ चलो। वो नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे बोलूं, इसलिए उन्होंने मेरा फ़ोन तोड़ दिया और तुम्हारा नंबर मुझे याद नहीं था, कर भी क्या सकती थी, तुम्हारा नंबर मेरे फ़ोन में था। और मौसा मौसी मुझे यहाँ मुंबई ले आए, लाने के बाद में मुझे डांस वगैरह सिखाया और मुझे एक बार में नौकरी दिलवा दी। अब मैं नौकरी करने लगी, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैं तुम्हें याद ना करूं। और दोस्तों हुआ ऐसा, जिस बार में वो डांस करती थी वहाँ पैसे वाले व्यक्ति आते थे अपनी तन्हाई मिटाने के लिए। एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है, वो आरती को पसंद करता है और उससे शादी की फरमाइश करता है कि मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर रखूँगा। और इसके जो मौसा मौसी आरती के होते हैं वो मान जाते हैं पैसे के लालच में आकर के, और आरती की शादी उस व्यक्ति से कर दी जाती है। उस व्यक्ति को ज़्यादा 3 महीने हुए होते हैं आरती के साथ में। उसके बाद में
उसको हार्ट अटैक हो जाता है, वो इस दुनिया को छोड़ देता है। आरती अब उसी के मकान में रह रही थी और दोस्तों मौसा भी उसके बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, वो भी कुछ समय बाद छोड़कर इस दुनिया को चले जाते हैं। आरती और आरती की मौसी दोनों उसी मकान में रहती हैं। अब वो मकान आरती का हो चुका था। ये सारी कहानी आरती बताती है तो नितिन जो होता है वो कहता है कि क्या ही बताया जाए। अब वो आंखों में आंसू तो भर लाता है लेकिन वो अपने दिल की बात कुछ कह ही नहीं पाता है। अब नितिन कहे तो कहे क्या आरती से। उसके बाद में आरती नितिन से कहती तुम बताओ अपने बारे में। तो नितिन कहता क्या बताऊं, शायद कहीं ना कहीं मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया और तुम जब यहाँ चली आई तो मैं महीनों के हिसाब से तुम्हारे घर के चक्कर काटता रहा लेकिन तुम मुझे मिली नहीं। आखिरकार मैंने तुम्हारी उम्मीद छोड़ दी और उसके बाद में मैं मुंबई आ गया, अपना काम करने लगा। दोस्तों इतनी बात हुई। उसके बाद में जो नितिन होता है कहता है कि लाओ कहाँ है तुम्हारी एलईडी टीवी। उसकी जो एलईडी टीवी होती है नितिन वो ठीक करता है। ठीक करने के बाद में जब वो चलने का लगता है, थोड़ी ही दूर 2-3 कदम बढ़ाता है, तैसे ही आरती पीछे से आवाज़ देती है कि नितिन मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या ही करें, मौसा और मौसी मुझे यहाँ ले आए। तुम ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने तुम्हें याद नहीं किया और आज भी तुम मुझे मेरे दिल में तुम बसे हो। हालांकि मैं इस लायक तो नहीं तुम मुझे अपना सको, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा हो तो आज भी मैं तुम्हारी हूँ और तुम चाहो तो मुझे अपना सकते हो। अब नितिन जो होता है वो देखता है आरती की तरफ और दौड़ करके उसके पास आता है और आरती को देखता है और उसे गले से लगा लेता है। दोस्तों आरती भी गले से लग करके फूट फूट के रोने लगती है और कहती है कि मैं चाहती तो तुम्हें थी, लेकिन क्या करें, वक्त ने ऐसे हालात बना दिए जो मुझे ना तो तुम्हारे पास मैं पहुंच पाई, ना ही मेरा मोबाइल टूटता, ना ही मैं तुमसे दूर होती, लेकिन क्या ही करें। अब दोस्तों इतने में आरती की मौसी आ जाती। वो कहती है कि आरती तुम्हें बहुत चाहती है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन तुम्हें याद नहीं करती। लेकिन आरती के जो मौसा थे वो लालची किस्म के थे, इसलिए उन्होंने अपने स्वार्थ के चलते यहाँ पर आरती को ले आए और लाने के बाद में उसे डांस सिखाया और एक बार में लगवा दिया। तो दोस्तों इतनी बात जब नितिन सुनता है तो आरती को कसकर गले से लगा लेता है। दोनों के आंखों से आंसू चल रहे थे। दोस्तों एक बार फिर आरती और नितिन मिल जाते और नितिन फिर अपने घर पे फ़ोन करता और कहता है कि मुझे एक लड़की बहुत दिन से मैं प्यार करता हूँ, वो उस पसंद है, तो मैं शादी करना चाहता हूँ। उसके माता पिता भी मान जाते और फिर ये आरती और नितिन दोस्तों दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते और शादी करने के बाद में दोस्तों मुंबई में उसी मकान में दोनों रहने लगते और इनकी ज़िंदगी जो होती है खुशहाली से गुजरने लगती। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी आपको कैसी लगी, एक छोटा सा कमेंट नीचे ज़रूर कर देना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और इस तरह की कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम आपके लिए इस तरह की कहानियाँ लाते रहें। दोस्तों नीचे एक हाइप का बटन आ रहा होगा तो हाइप भी कर दीजिए दोस्तों, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। अगर ये किसी और प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों लाइक करके फॉलो ज़रूर कर लेना और जाते जाते दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलते किसी और कहानी के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम। और दोस्तों अगर आपके पास कोई कहानी हो तो दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप कहानी को डीएम कर दें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है अजय श्रीवास्तव 04 नाम से है, तो दोस्तों उस पर डीएम करें और दोस्तों अपना नाम पता ज़रूर लिखें, जिससे हम आपकी कहानी सुना सकें लोगों को। फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।